Molecular basis of inheritance part 2 question number 9 का assertion दिया है that a change in nitrogen base at the third position of a codon causes change in the expression of the codon। तो जो assertion है ये पूरा question ही वोबल हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। वोबल हाइपोथेसिस हमारे एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन आपको पता है नीट में कुछ भी हो सकता है। अगर ये दिया हुआ है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वोबल हाइपोथेसिस बेसिकली ये है कि ये कहता है ना कि जैसे हमें पता है कि mRNA के साथ tRNA आकर के जुड़ेगा तभी हमारा आगे चल के अमीनो एसिड और फिर उससे प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ क्या होता है कि जब mRNA के ऊपर भी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड tRNA के ऊपर एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है। एक कोडॉन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। तो जो एंटी कोडॉन के 3 न्यूक्लियोटाइड हैं और जो कोडॉन जो mRNA के ऊपर प्रेजेंट है उसके जो 3 न्यूक्लियोटाइड है उसका पेयरिंग के ऊपर बात करता है वोबल हाइपोथेसिस। पहले 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना वो एकदम फिक्स तरीके से शिद्दत से वो जुड़ता है, लेकिन जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग होता है वो एम्बिगुअस होता है। एम्बिगुअस मतलब वो फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेकर के समझे इस चार्ट से तो आप इसमें देखो अगर यू है और उसके साथ में यू है तीसरे नंबर पे तो फिनाइल एलेनिन बन रहा है। लेकिन अगर यू पहले 2 तो फिक्स हैं, लेकिन अगर तीसरा अगर आप यू के जगह सी चेंज कर दोगे तो भी फिनाइल एलेनिन बन रहा है। अब दूसरा केस इसमें ये भी है कि जब यू पहले 2 को फिक्स कर दिया, अब यू सी के जगह हम लोग क्या लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, यू ए, तो हमें ल्यूसीन देखने को मिल रहा है। वैसे ही यू जी लगा दिया तो हमें ल्यूसीन देखने को मिल रहा है। तो आप इसे एकदम अच्छे से समझ सकते हो कि जो पहला 2 न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग है वो एकदम फिक्स है, लेकिन सी वाला जो है वो फिक्स नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे यू ही हो तो ही फिनाइलएलिन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे यू के साथ में अगर आप यू लगाओगे तो भी फिनाइलएलिन बन रहा है, सी लगा रहे हो तो भी फिनाइलएलिन बन रहा है। लेकिन अगर आप ए और जी लगा दोगे तीसरे नंबर पे तो वो ल्यूसीन को कोड कर रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि पहले 2 तो फिक्स है न्यूक्लियोटाइड, लेकिन तीसरा जो जुड़ रहा है न्यूक्लियोटाइड वो फिक्स नहीं है कि वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। हो सकता है कि वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करे, जैसे यू और सी दोनों एक ही अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, लेकिन अगर ए और जी लगा दिया तो वो ल्यूसीन को कोड करने लगा। जो थर्ड पोजीशन का जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो फिक्स नहीं होता है, उसके हिसाब से हमारा चेंज हो सकता है। यहाँ पे जो असर्शन दिया है वो गलत है। असर्शन दिया दैट अ चेंज इन नाइट्रोजन बेस एट द थर्ड पोजीशन ऑफ अ कोडॉन कॉजेज चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द कोडॉन। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो तीसरे नंबर पे अगर आप न्यूक्लियोटाइड जो है वहाँ का बेस अगर आप चेंज कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सप्रेशन ऑफ द कोडॉन के अंदर चेंज आए, हमेशा चेंज आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यू के जगह हमने सी लगाया तो भी फिनाइल एलेनिन ही आया, लेकिन जब हमने ए और जी लगाया तो हमारा यहाँ पे चेंज हो गया, ल्यूसीन को कोड करने लगा। तो ये चेंज भी कर सकता है, चेंज नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पर असर्शन जो है वो गलत है। रीज़न दिया दैट द पेयरिंग ऑफ द थर्ड पोजीशन बेस ऑफ द कोडॉन मे बी एम्बिगुअस एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दिस पोजीशन। तो बिल्कुल रीज़न सही है, यही मैं आपको बता रही थी। इसी को बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो तीसरे नंबर का जो बेस है कोडॉन का उसका जो जुड़ना है वो एम्बिगुअस है और वो वैरी करता है कि वहाँ पे आप कौन सा न्यूक्लियोटाइड लगा रहे हो। यू और सी लगाया तो फिनाइल एलेनिन बना और ए और जी लगाया तो ल्यूसीन बना। असर्शन गलत है लेकिन रीजन से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया था tRNA रिकॉग्नाइजेज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोडॉन इन mRNA। तो असर्शन जो है बिल्कुल सही है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि mRNA के ऊपर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसी के जस्ट उल्टा एंटी कोडॉन प्रेजेंट होता है tRNA के ऊपर। तो इसी के हिसाब से फिर tRNA आकर के इन कोडॉन्स के साथ जुड़ता है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम से अगर आप देखो तो कोडॉन क्या है mRNA के ऊपर यू है, तो इसका उल्टा क्या आएगा एंटी कोडॉन tRNA के ऊपर, यू के उल्टा क्या होता है, ए होता है। यू कोडॉन है तो एंटी कोडॉन क्या आएगा, ए। अब यू कोडॉन के बेसिस पर ये जो tRNA है वो अमीनो एसिड को ला करके फिक्स कर देगा, यहाँ पे जोड़ देगा। तो कौन सा लाएगा, यू के लिए कौन सा हमारा अमीनो एसिड होता है, वो यू के लिए फिनाइल एलेनिन होता है। तो ये फिर फिनाइल एलेनिन वाले अमीनो एसिड को ले आकर के जोड़ेगा tRNA। तो बिल्कुल असर्शन सही है कि tRNA रिकॉग्नाइज करता है इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोडॉन इन mRNA। असर्शन सही है। रीजन दिया दैट फॉर ईच कोडॉन देयर इज एन इंडिविजुअल tRNA। तो अगर हम रीजन को समझे तो हमें अच्छे से पता है कि टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें से 3 आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UGA, UAG। तो ये 3 तो स्टॉप हो गए, इसको आप अलग से हटा दो, ये कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। तो बचते हैं आपके 64 - 3 टोटल 61 कोडॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अब 61 कोडॉन है, तो 61 कोडॉन के लिए आपके टोटल कितने चाहिए, tRNA 61 tRNA चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। 61 कोडॉन के लिए 61 tRNA नहीं प्रेजेंट होता है,
इससे भी बहुत कम 61 टीआरएनए से भी बहुत कम आपके टीआरएनए प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों है? इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का क्या मतलब है कि मोर देन वन कोडॉन कैन कोड फॉर वन अमीनो एसिड, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से समझो, यहाँ पे कितने CUU, CUC, CUA, CUG, ये 4 तरह के कोडॉन है, लेकिन ये एक ही तरह का अमीनो एसिड विच इज ल्यूसीन को कोड कर रहा है, और ये एक ही टीआरएनए इन चारों कोडॉन को रीड करके ल्यूसीन नामक अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर देगा। तो इसी को बोलते हैं कि हमारा जो जेनेटिक कोड है वो डीजेनरेट होता है। इसका एक्सेप्शन भी है, 2 एक्सेप्शन मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डीजेनरेट वाला जो जेनेटिक कोड है इसका 2 एक्सेप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कौन से वो 2 एक्सेप्शंस हैं। तो इसी को बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 कोडॉन को तो एक ही टीआरएनए ने पढ़ दिया। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि 61 कोडॉन के लिए 61 टीआरएनए हमें ज़रूरत पड़े। इसीलिए ये जो रीज़न है बिल्कुल गलत हो जाएगा कि फॉर ईच कोडॉन देयर इज एन इंडिविजुअल टीआरएनए। तो असर्शन यहाँ पे सही है लेकिन रीजन गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसका असर्शन दिया दैट अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर सीक्वेंसेस ऑफ आरएनए बिफोर इनिशिएशन कोडॉन एंड आफ्टर टर्मिनेशन कोडॉन। तो हमने पढ़ा था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कुछ होती है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो होता है ना कि 5' ये जो mRNA एक बना है इसके 5' एंड की तरफ स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन 5' UTR यहाँ पे जुड़ जाता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, और लास्ट में ऐसे 3' एंड की तरफ कुछ 3' UTR 3' अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है टर्मिनेशन कोडॉन के तरफ आकर के जुड़ जाते हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है? रीजन दिया है दैट अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू mRNA एंड ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी। तो रीजन तो बिल्कुल सही है, ये बता रहा है कि 5' UTR और 3' UTR जो कि हमारे प्रोमोटर और टर्मिनेटर कोडॉन के तरफ लगते हैं, ये क्या करता है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है mRNA को, स्टेबल बनाता है उसको, ताकि अच्छे से आगे ये प्रोटीन के सिंथेसिस कर पाए, अच्छे तरीके से फंक्शनल बना दे। एंड ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी, ट्रांसलेशन एफिशिएंसी मतलब क्या कि प्रोटीन बनाने की इसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है। तो रीज़न तो सही है और जो असर्शन है वो भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि रीज़न में UTR जो लगा है उसका फंक्शन बताया है और असर्शन में उसका पोजीशन बताया है कि अनट्रांसलेटेड रीज़न कहाँ पे लगे होते हैं। ये आपकी इनिशिएशन कोडॉन के पहले एंड टर्मिनेटर कोडॉन के बाद लगा होता है। तो असर्शन में पोजीशन दिया है लेकिन रीज़न में उसका फंक्शन दिया है। रीज़न में अगर पोजीशन से ही रिलेटेड हमें कुछ रीज़न दिया होता तब रीज़न एक्सप्लेन कर रहा होता असर्शन को। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया है दैट द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो असर्शन में ये बताया कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब जब DNA से RNA बनता है एंड देन RNA से प्रोटीन के बाद फिर इंजाइम बनेगा। तो ये वाला जो सब प्रोसेस है DNA से RNA एंड RNA से प्रोटीन का बनना, ये एक ही साथ होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसका कंट्रोल करने का जो साइट होता है, मेन साइट जो होता है प्रीडोमिनेंट साइट, वो क्या है? इनिशिएशन वाला साइट है। अगर हम इसको समझें, इनिशिएशन वाला साइट मतलब क्या? ये प्रोमोटर होता है ना, सबसे पहले रेगुलेटर जीन आता है ओपरॉन के अंदर, फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर के साथ RNA पॉलीमरेज जुड़ता है और फिर यहीं से इनिशिएट होकर के जब प्रोमोटर के साथ RNA पॉलीमरेज जुड़ेगा तो प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा और RNA पॉलीमरेज आगे मूव करेगा और फिर हमारा आगे का जीन एक्सप्रेशन को वो बनाएगा। लेकिन अगर रेगुलेटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करे, जो रिप्रेसर वाला प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है, तो RNA पॉलीमरेज जो प्रोमोटर के साथ जुड़ा हुआ था वो आगे मूव नहीं कर पाएगा और हमारे जीन के एक्सप्रेशन को वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो जो मेन साइट है वो यही इनिशिएशन वाला साइट ही तो है, क्योंकि अगर रिप्रेशन जीन ऑपरेटर के साथ आकर के जुड़ता है तो जो हमारे इनिशिएशन साइट जो कि प्रोमोटर वाला ये वाला साइट है, तो यहाँ से फिर जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर रिप्रेसर वाला प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में आकर के जुड़ता नहीं है तो जो हमारा इनिशिएशन वाला साइट था प्रोमोटर जहाँ पे RNA पॉलीमरेज आकर के जुड़ा, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये इनिशिएट हो जाएगा और फिर आगे हमारा जो जीन का एक्सप्रेशन है वो आगे जा पाएगा। तो जो मेन साइट है प्रीडोमिनेंट साइट जो है वो इनिशिएशन वाला साइट है, क्योंकि यहीं से फिर जीन एक्सप्रेशन जो है वो डिसाइड होता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया दैट इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। रीजन जो है बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया
बैक्टीरिया के अंदर हमें पता है कि ऐसा कुछ न्यूक्लियस नहीं होता उसके अंदर, तो इसीलिए उनका जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो एक ही कंपार्टमेंट में होता है, विच इज़ द साइटोप्लाज्म के अंदर। तो रीज़न जो है बिल्कुल सही है और असर्शन जो है वो भी सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन दिया है दैट लैक ओपेरॉन इज अ रिप्रेसेबल ओपेरॉन। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। लैक ओपेरॉन जो होता है वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लैक ओपेरॉन तभी फंक्शन करेगा जब बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज अगर आता है तो लैक्टोज को तोड़ने की जब ज़रूरत पड़ेगी तभी इसका जीन जो है वो एक्सप्रेशन, इसके जीन का एक्सप्रेशन ऑन होगा। ऐसे तो ये अंडर नेगेटिव रेगुलेशन रहता है, लेकिन जब लैक्टोज आता है तब हमें पता चलता है कि अब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, तब इसका जो जीन है वो इंड्यूस होगा, इसका जीन जो है वो ऑफ से ऑन हो जाएगा। मतलब अंडर नेगेटिव रेगुलेशन में था वो, लेकिन जब भी लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ी तो ये जो है ये इंड्यूस हो जाएगा और जीन जो है इसका ऑन हो जाएगा और ये अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन आ जाएगा। तो जो लैक ओपेरॉन जो है वो रिप्रेसेबल ओपेरॉन नहीं है, वो इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, जो कि तभी फंक्शनल होगा जब लैक्टोज एंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर। तो असर्शन जो है वो गलत है। रीजन दिया है दैट रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। तो रीजन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर लैक ओपेरॉन के अंदर रिप्रेसर आकर के जुड़ जाता है तो जो पूरा का पूरा जीन एक्सप्रेशन है वो ऑफ का ऑफ रहेगा, मतलब अंडर नेगेटिव रेगुलेशन रहेगा। ये यहीं पे इतना बस ये दिया है ना कि अगर लैक ओपेरॉन जो है वो किसके रेगुलेशन में, अगर रिप्रेसर प्रोटीन का रेगुलेशन में है, मतलब कि रिप्रेसर वाला जो प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो पूरा जो जीन है जो ऑफ था वो ऑफ का ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होगा, क्योंकि रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंडेड है। तो रीजन जो है बिल्कुल सही है कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय अ रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि जीन जो है वो ऑफ रहेगा। असर्शन जो है वो गलत है। रीजन सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन दिया है दैट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है। हमें अच्छे से पता है कि हमारे ह्यूमन जीनोम में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस होती हैं जो कि रिपीटेड यूनिट्स के फॉर्म में होती हैं। रिपीटेड फॉर्म में पूरे मेजर पोर्शन जो है जीनोम का यही लेकर के रखी रहती हैं। तो येस, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो होती हैं मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हमें अच्छे से पता है कि जब हम डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला पार्ट है, उसमें डीएनए जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो मेजर पीक और माइनर पीक, दो तरह की पीक हमें देखने को मिलती है। माइनर पीक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। और ये जो सैटेलाइट होता है ना, किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता है। सैटेलाइट के ही दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट, जिसको में से माइक्रो सैटेलाइट को हम लोग एसटीआर बोलते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट, और मिनी सैटेलाइट को वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। मतलब ये कुछ भी नहीं है, यही जो एसटीआर और वीएनटीआर है इसी के वेरिएबल तरह के नंबर के रिपीट्स पूरे जीनोम के अंदर मिलते हैं। हर इंडिविजुअल के अंदर ये अलग अलग रिपीट्स मिलता है आपको देखने को। तो असर्शन बिल्कुल सही है कि जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ना, ये बहुत लार्ज पोर्शन हमारे ह्यूमन जीनोम का बनाता है। रीजन दिया है दैट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस डू नॉट हैव डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन इन द जीनोम। तो जो रीजन है बिल्कुल सही है, ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं एसटीआर वीएनटीआर, इनके जो है वो डायरेक्ट कोड करने में इनका फंक्शन नहीं है, मतलब ये किसी प्रोटीन के लिए डायरेक्टली कोड नहीं करते हैं सब। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसका असर्शन दिया दैट पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि हम ह्यूमंस के अंदर जो है डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस, ये क्यों होती हैं? क्योंकि यही जो एसटीआर और वीएनटीआर है, जो रेपिटेटिव यूनिट्स है, हम सारे इंडिविजुअल में इनके यूनिट्स जो है ना अलग अलग नंबर में रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर 2 बार रिपीट किया है तो आपके अंदर 3 बार रिपीट करेगा। तो इसी की वजह से वेरिएशंस आई हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो एसटीआर और वीएनटीआर में वेरिएबल नंबर आ रहे हैं सबके अंदर, ये म्यूटेशन की वजह से ही होता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है कि पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। Reason there that DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers which varies from chromosome to chromosome in an individual, showing high degree of polymorphism. तो रीज़न में बेसिकली ये एक्सप्लेन किया है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है ना कि जो डीएनए के सीक्वेंसेज है, यही रेपिटेटिव सीक्वेंसेज, ये रैंडमली हम सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर इसके अलग अलग कॉपी नंबर्स देखने को मिलती हैं हर क्रोमोसोम के ऊपर। इसीलिए जो है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमें हर इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलती
मिलता है। तो जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो छोड़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन दिया दैट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ 2 चेन इन डीएनए डबल हेलिक्स सो एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही है, जो सुगर और फॉस्फेट मतलब ये वाला जो पेंटोज शुगर है ये और फॉस्फेट ये मिल करके एक बैकबोन बनाता है। तो ये दोनों चेन की ये जो बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है, ये क्या शो करता है? एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करता है। एक तो ये पैरेलल है लेकिन इनका जो पोलैरिटी है वो क्या है? एंटी है। एंटी मतलब अपोजिट है। एक में 5 to 3 है एंड दूसरे में 3 to 5 है, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन वन स्ट्रैंड गो फ्रॉम अ 3' कार्बन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू अ 5' कार्बन ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड वेयर दोज इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड गो वाइस वर्सा। तो जो रीजन है बिल्कुल सही है, ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों डीएनए के डबल हेलिक्स में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, अपोजिट पोलैरिटी क्यों होती है? क्योंकि एक स्ट्रैंड के अंदर जो हमारी ये वाली है 5 to 3 जो रन कर रही है, इसमें ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये किसके किसके बीच में बन रहा है? 3 और 5, मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के बीच में ये बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसीलिए इसको हम लोग 3 to 5 भी बोल सकते हैं या 3-5 लिंकेज भी बोल सकते हैं ये फर्स्ट स्ट्रैंड के लिए। तो ये फर्स्ट जो 5 to 3 जा रही है इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 to 5 लिंकेज शो कर रहा है या 3-5 लिंकेज शो कर रहा है इनके बीच में। और वही आप दूसरे स्ट्रैंड में देख लो चेन 2 के अंदर, तो यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के OH के साथ जुड़ रहा है, मतलब 5-3 लिंकेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 5-3 लिंकेज बोलो या 5 to 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सही है। एक चेन में आपका 3-5 आपको मिला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और दूसरे में 5-3 आपको मिला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यही तो ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों इन दोनों में पोलैरिटी जो होती है अपोजिट होती है, एंटी होती है। तो असर्शन जो बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसलिए और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस ऐसे पूछना है मेरे से तो आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। ये लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कम्युनिटी बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।